कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छी और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, भाषा, व्याकरण तथा साहित्य। ठीक है, कर दे इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा। भाषा किसे कहते हैं? चलिए बताइए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? चलो इसको जानते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियां, आवाज निकलना ही भाषा नहीं है, बल्कि बच्चा जब छोटा होता है तब अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती है। धीरे धीरे फिर अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियां उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भावों की निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। ठीक है, जैसे भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनते हैं। नंबर 2, भाषा में ध्वनियों के लिए प्रत्येक चिन्ह होते हैं। नंबर 3, भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और नंबर 4 है, प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। अब जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप जानते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जिस भाषा का प्रयोग मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा होता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीफोन पर समाचार वाचन, वाद विवाद, कवि सम्मेलन, हम लोगों का आपस में बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण है। यह भाषा का रूप, यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 है लिखित भाषा। जिस भाषा का प्रयोग लिख कर किया जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, शाम पट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा का ही उदाहरण है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि लिखे गए विचारों को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब है भाषा की कुछ अन्य रूप, जैसे मातृभाषा। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी ने पंजाब में जन्म लिया और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अतः उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। अर्थात वह बच्चा जब पंजाबी परिवार में जन्म हुआ है तो धीरे धीरे वह पंजाबी सीखेगा, और जब वह पंजाबी बोलने लगेगा तो वही उसकी मातृभाषा होगी। अतः कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार से ग्रहण करता है, अर्थात परिवार के सदस्यों से सबसे पहले सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। बताओ बच्चों, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा जो भाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, अर्थात एक राष्ट्र में रहने वाले लोग जिस भाषा का अधिकतर प्रयोग करते हैं, वही राष्ट्रभाषा है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की अंग्रेजी,
जापान की जापानी, चीन में चीनी, पोलैंड की पोलिश और रूस की रूसी भाषा। ठीक है, फिर याद रखिए भारत की राजभाषा हिंदी है। यहाँ लगभग 70% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। फिर है राजभाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियां तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है, एक तरफ है मानक रूप और एक तरफ है अमानक रूप। पहला अमानक, जैसे दध। दध क्या है? दा। मानक है इसका दधा। और जैसे उपरहा तो इसका मानक रूप है आ। रव, रव का मानक रूप है खव। और भा, भा का मानक रूप है झ। अमानक है अंत, तो लिखा कैसे होता? अंत। संबंध को संबंध, नई को नई और आई को आई। ठीक है, एक तरफ अमानक रूप है, दूसरी तरफ मानक रूप है। भारत की संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। विश्व की विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो यह भारत की 22 भाषाएं हैं जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। फिर आता है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता, यह सदा बदलता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज साहित्य रचना में नहीं होता। कुछ साहित्यकारों जैसे तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति आदि ने क्रमशः अपनी बोली, अवधी, ब्रजभाषा तथा मैथिली में रचना की है। ये बोलियां उपभाषाएं बन गईं, परंतु इनका आगे विकास ना हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास हुआ जिसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। ठीक है, आगे है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित होने से उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा अनेक बोलियां होती है, जैसे अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी आदि। इन सभी बोलियों में साहित्य की रचना और ये सभी बोलियां उपभाषाएं कहलाई। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होने पर ये भाषा का रूप ले लेती है। फिर हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 उपभाषाएं और दूसरी तरफ उनकी बोलियां, जैसे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की भाषा बोली है अवधी,
बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पहाड़ी हिंदी की है गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। मागधी हिंदी की है मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि। राजस्थानी के जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। यहाँ पर उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियां हैं। आगे है लिपि। तो बताओ बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि मानव मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए विधि और चिन्हों की आवश्यकता महसूस हुई। ध्वनियों की लिखित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। अंततः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, उच्चारित शब्दों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विश्व में प्रचलित प्रमुख लिपियां हैं। विश्व में प्रचलित प्रमुख लिपियां हैं जैसे भाषा, लिपि है ना, ये भाषा है और ये लिपियां है। तो भाषा जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, उनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, उनकी लिपि है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। तमिल भाषा की है तमिल। चीनी की है चित्रलिपि और तेलुगु की है तेलुगु। उसी तरह पंजाबी की है गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, अरबी की अरबी, कन्नड़ की कन्नड़, असमिया की असमी। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण में शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है या उसके प्रयोग के नियम निर्धारित करता है जिससे भाषा के शुद्ध मानव रूप का ज्ञान हो सके। व्याकरण ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है, वही व्याकरण कहलाता है। अब है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्न 3 विभाग है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले जानते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। नंबर 3 है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण आदि का वर्णन किया जाता है। फिर है साहित्य। साहित्य का शाब्दिक अर्थ है एक साथ होना अथवा रहना। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती हैं, समाज की मंगल कामना करती हैं। जिन भाषाओं में लोक हित होता है वे साहित्य कहलाती है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, प्रेमचंद आदि की कविताएं, कहानियां, नाटक, एकांकी आदि साहित्य है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साहित्य एक ऐसी सूचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्य का ज्ञान कराती है। ठीक है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। पहला है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना गद्य है। इसके अंतर्गत निबंध, लेख, कहानी, पत्र, कथा, संस्मरण, उपन्यास, नाटक और एकांकी आदि आते हैं। प्रमुख साहित्यकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी आदि है।
दूसरा है पद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है उसी पद्य कहा जाता है। अर्थात जिसे राइम्स होती हैं, पोएम्स होती हैं, उनको फ्लो में गाया जाता है, लय के साथ गाया जाता है, उसी को पद्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कविता, छंद, चौपाई, दोहा, पद व गीत आते हैं। प्रमुख कवि इनके हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर आदि। ये सब कौन है? पद्य साहित्य के रचनाकार है। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ में कितना जाना? तो हमने जाना भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। नंबर 2, भाषा की 2 रूप है, मौखिक तथा लिखित रूप। भाषा के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। उसी तरह विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ज्ञान की संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।